चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा 16वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक और मनोवैज्ञानिक है स्किनर, जो कि व्यवहारवादी हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, स्किनर के बारे में। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, देख लीजिए, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर इन्हें बोला जाता है शॉर्टकट में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है वह अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं की पॉइंट। देखिए, सबसे पहले जो हमारे स्किनर है ना, वो कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्हें आविष्कारक भी कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक दार्शनिक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो तीन और इनकी क्या है विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी हैं, आविष्कारक हैं और सामाजिक दार्शनिक हैं। ठीक है, चलिए इनके जो सिद्धांत हैं उसके क्या क्या नाम हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी थ्योरी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक का अर्थ होता है लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति होना। लीवर यानी कि किसी बटन को दबाने पर भोजन की प्राप्ति, तो उसी को कहा गया नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। जो स्किनर का सिद्धांत है उसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। एस टाइप थ्योरी किसको कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, इसे आर एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अन्य हम बहुत सारे नाम देख लिए। देखिए क्या क्या देखे हैं? तो सबसे पहले हमने देखा है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है ना। साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है और आर एस थ्योरी भी इसे कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनके बुक्स के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बुक लिखे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण है बुक जिसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसी बुक में इन्होंने क्या किया था, जो आज हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं उस सिद्धांत को इसी बुक में दिया गया है। ठीक है, यह जो बुक है वो कब लिखा गया है? तो 1938 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। दूसरा क्या है बुक इनका? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। यह बुक व्यवहारवाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा बुक है जो व्यवहारवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, चलिए स्किनर ने सबसे प्रभावशाली बुक माना है किसको? जो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर है, इसी बुक को स्किनर ने क्या माना है? सबसे प्रभावी बुक माना है। ठीक है, अपने बुकों में से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया हुआ है? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया हुआ है और दूसरा है कबूतर पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चूहे पर जो प्रयोग किया था वो 1938 में किया हुआ है और कबूतर पर प्रयोग इन्होंने 1943 में किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम चूहे पर प्रयोग को। देखिए, चूहे पर प्रयोग को समझते हैं। तो सबसे पहले स्किनर ने क्या किया था? एक समस्या बॉक्स बनाया था। ठीक है, ये क्या है? एक पजल बॉक्स है। ठीक है, समस्या से संबंधित बॉक्स है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? पजल बॉक्स। ठीक है, इस पजल बॉक्स में होता क्या था? तो एक स्पीकर है, ठीक है, जो कि तीर के निशान में दिख रहा है। दूसरा है लाइट रहता था, एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट। ठीक है, लीवर रहता था। लीवर यानी कि बटन जैसे रहता था, जिसको दबाने पर क्या मिलता था? चूहे को खाना मिलता था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बॉक्स की विशेषता क्या है? स्किनर के जो बॉक्स में
इसमें लीवर होता है, हैंडल जिसे कहते हैं, या इसी को हम बटन भी कह सकते हैं। भोजन की थाली होती थी, ठीक है, भोजन बॉक्स। कुछ मामलों में वैद्युत यानी कि जो नीचे में है ना, ये जो नीचे में है चूहे, जो जहाँ पास खड़ा हुआ है चूहा, उसमें क्या होता था, कुछ मायने पर विद्युत होता था कि अगर गलत प्रतिक्रिया ज़्यादा देता था चूहा, है ना, तो उसको क्या लग जाता था, थोड़ा सा करंट लगता था, ठीक है। दूसरा है रोशनी और ध्वनि संकेत होते थे, ठीक है, ध्वनि संकेत यानी कि स्पीकर से था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो चूहे पर प्रयोग किया हुआ स्किनर ने, है ना, तो स्किनर ने चूहे को सबसे पहले क्या किया, बॉक्स में रख दिया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, बॉक्स में रखा था, ठीक है। बॉक्स में रखने के बाद में, ठीक है, कुछ देर के बाद में क्या हो गया, चूहा जो है वह भूख से तड़पने लगा। अब भूख से जब तड़पने लगा चूहा, तो क्या करने लगा, पूरे बॉक्स में उथल पुथल करने लगा, यानी कि इधर उधर वह करने लगा, ठीक है। फिर अचानक से क्या हो जाता है, उसका जो शरीर है ना, वो क्या हो जाता है, इस लीवर पर, यह जो लीवर है, इस लीवर पर क्या होता था, टच किया, ठीक है। जैसे ही लीवर पर टच किया तो क्या हो गया, उसके जो खाने वाले बॉक्स है उसमें कुछ मात्रा में खाना गिर गया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद चूहे को भूख लगा, फिर उसने क्या किया, फिर वही क्रिया दोहराई। फिर जब उसने इस लीवर बॉक्स को फिर से टच किया तो फिर से क्या मिला, उसको खाना मिला, ठीक है। तो इसी क्रिया को जब चूहे ने बार बार प्रयोग यानी कि बार बार दोहराया, तो कुछ समय बाद, है ना, तो कुछ समय बाद चूहे ने क्या कर लिया, उसको सीख लिया कि इसी को जैसे ही मैं टच करता हूँ तो क्या होता है, मेरे को खाना मिलता है, ठीक है। तो चूहे ने क्या किया, सीख गया कि मुझे लीवर दबाने से ही क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। चलिए वही सिद्धांत जो है वह नीचे में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, स्किनर ने क्या रखा, चूहे को बॉक्स में रख दिया। फिर चूहा जो है वह कुछ देर बाद भूख से इधर उधर करने लगा। संयोगवश क्या हो गया, चूहे ने लीवर दबाया, यानी कि चूहे के शरीर से लीवर जो है वह दब जाता है, तो उसे भोजन मिलता है, ठीक है। और यही क्रिया बार बार लीवर दबाने से उसे भोजन मिलता रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे चूहा जो है वह सीख जाता है, सीख गया कि लीवर दबाने से ही क्या मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है। तो जो भोजन मिला है उसी को स्किनर ने क्या कहा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा, ठीक है। चलिए सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि उसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा कि इसे भोजन को, जो उस क्रिया है ना, भोजन का मिलना है, उसी को स्किनर ने क्या कह दिया, सकारात्मक प्रोत्साहन कह दिया, है ना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहा, पुनर्बलन कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके दूसरे प्रयोग पे। देखिए दूसरा प्रयोग भी इसी के लगभग है, ठीक है, जो कबूतर पर किया हुआ है, ठीक है। नीचे में जो समस्या बॉक्स है वो दिख रहा है ना। समस्या बॉक्स में क्या था, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पीले कलर का, है ना, नीले कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, अलग अलग क्या किया था, उसने यहाँ पर बिजली लगाई थी, ठीक है। और एक की बटन था यानी कि लीवर था, ठीक है। और एक क्या था, फूड बॉक्स था, ठीक है, खाना वाला बॉक्स था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कबूतर को क्या कर दिया, स्किनर ने पिंजरे पर रख दिया, ठीक है। यानी कि अब कैसे रखा था उस कबूतर को, तो सबसे पहले उन्होंने उस कबूतर को ट्रेनिंग दिया हुआ था, है ना, कि बटन दबाने से ही क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। देखिए तो सर्वप्रथम स्किनर ने कबूतर को बटन दबाने का प्रशिक्षण दिया, ठीक है, यानी कि बटन दबाने का उसको क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था, है ना। फिर क्या जो कबूतर है वो क्या करता था, इस पिंजरे में बटन को दबाता था। अगर ग्रीन बत्ती मतलब कि ग्रीन बत्ती जलता था, यानी कि किसी विशेष बत्ती पर, यानी कि विशेष कलर आने पर उसे क्या मिलता था, खाना मिलता था, ठीक है। तो हर बार कबूतर जो है वह बटन दबाता तो दाना मिलता था, ठीक है। इससे कबूतर ने व्यवहार सीख लिया, यानी कि उस व्यवहार को सीख लिया कि बटन दबाने पर ही क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, चूहे से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन चूहे को क्या किया था, बिना प्रशिक्षण के बॉक्स में रखा था, जबकि कबूतर को क्या किया था, प्रशिक्षण के साथ में बॉक्स में रखा था, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है दोनों प्रयोग में।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनके जो सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहला है स्किनर ने पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। पुनर्बलन यानी कि जो भोजन है ना, जो समय पर मिल रहा है उसी को उन्होंने क्या कहा, महत्वपूर्ण माना। क्योंकि भोजन मिलने है ना पर ही जो प्राणी है, जो चूहा है, कबूतर है, वो क्या करता है, उसमें स्थिरता बनी रहती है ना, उस कार्य के प्रति स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, तो क्या करता था सबसे पहले इसके सिद्धांत में जो जो भी पशु है वो क्रिया करता था, है ना। क्रिया करने के बाद में उन्हें क्या मिलता था, भोजन मिलता था। ठीक है, जबकि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, पहले जो है पहले क्या रख देता था, उद्दीपक रख देता था। यानी कि उद्दीपक जो है वह साक्षात रूप में उसमें दिखता था, इसमें साक्षात रूप में नहीं दिखता था, है ना। पहले क्रिया करता था, फिर उसको बाद में क्या मिलता था, उद्दीपक मिलता था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया, आरएस थ्योरी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सकारात्मक प्रोत्साहन किसे कहेंगे, जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। किसी व्यवहार के बाद इनाम यानी कि जो भोजन मिलना है उसी को क्या कहते हैं, यानी कि उसकी जो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो जो इनाम मिल रहा है उसी इनाम को हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कह रहे हैं। ठीक है, अगर इनाम नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता तो क्रिया को नहीं दोहराता, है ना, जाहिर सी बात है। तो देखिए आगे क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन से सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती है। जो सकारात्मक पुनर्बलन है, भोजन है ना, जो समय पर मिलता है, वो उससे क्या हो जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही शिक्षा में भी हम करते हैं बच्चों के साथ, है ना। बच्चों को पुरस्कार देते हैं तो क्या होता है, बच्चे जो है वह किसी भी प्रश्न या किसी भी खेल के प्रति क्या होता है, उत्साही होता है ना, और उस खेल को वह क्या करता है, करना चाहता है। ठीक है, शाबाशी देने से भी उनमें क्या होता है, उत्साह बना रहता है कार्य के प्रति। ठीक है, अगला है निगेटिव प्रोत्साहन। देखिए निगेटिव प्रोत्साहन बड़ा खतरनाक है ना। ऐसा पुनर्बलन जिसके होने से क्या होती है, सीखने की गति जो है वह कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि बार बार यदि पुरस्कार दे रहे हैं तब भी बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा कि एक ही पुरस्कार मुझे रोज रोज मिल जा रहा है, या रोज रोज मुझे सर जो है वह शाबाश कर। यानी कि किसी पुरस्कार को देने का उचित समय होना चाहिए, है ना। तो यानी कि उसको समय अंतराल पर दिया जाए तो क्या होगा, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा चौथा पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, स्किनर ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि प्राणी को यदि कोई क्रिया करने के लिए दिए जाए, है ना, तो प्राणी उस क्रिया को तब तक दोहराता है जब तक उसे क्या मिलता रहता है, जो रिइंफोर्समेंट है वो मिलता रहता है ना, जो प्रोत्साहन है वो मिलता रहेगा, तभी तक वह क्या करेगा, वो प्राणी जो है वह उस क्रिया को दोहराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट। स्किनर ने चूहे के प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। ठीक है, जो 4 प्रकार के पुनर्बलन स्किनर ने बताया वो किसके प्रयोग के आधार पर बताया है, तो चूहे के प्रयोग के आधार पर बताया। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, पूछा जाता है कि किसके प्रयोग के आधार पर पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे चूहे के प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, न कि कबूतर के। चलिए देखते हैं कौन कौन से पुनर्बलन हैं। तो सबसे पहला है, स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 पुनर्बलन दिए। सबसे पहला है सतत पुनर्बलन, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, तीसरा है अंतराल पुनर्बलन और चौथा है अनुपात पुनर्बलन। देखिए सतत पुनर्बलन कहने का मतलब है लगातार पुनर्बलन देते रहना, है ना। लगातार पुनर्बलन देना यानी कि लगातार कोई क्रिया करा रहे हो तो उसके प्रति हमें क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन या पुरस्कार देते रहना बोल रहा है। ठीक है, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन यानी कि कभी कभी पुनर्बलन देना। ठीक है, तीसरा है अंतराल पुनर्बलन यानी कि रेशियो पुनर्बलन, रेशियो बोलो, अंतराल यानी कि किसी डिफरेंस समय के लिए, है ना। तो कभी समय के अनुसार पुनर्बलन देना यानी कि उचित समय पर ही क्या देना, पुनर्बलन देना ही क्या कहलाता है, अंतराल पुनर्बलन कहलाता है। चौथा है अनुपात पुनर्बलन, रेशियो रिइंफोर्समेंट, यानी कि कार्य के अनुपात के अनुसार पुनर्बलन देना। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य है तो उस कार्य के अनुपात के, यानी कि
अगर बड़ा कार्य है तो बड़ा पुरस्कार मिलेगा, छोटा कार्य है तो छोटा पुरस्कार मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुनर्बलन है, उसको आप कमेंट करेंगे कि इनमें से आप सबसे महत्वपूर्ण पुनर्बलन किसको मानते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए देखिए सिद्धांत को, और जो भी सिद्धांत का प्रयोग किया है ना, उसके आधार पर इन्हें अन्य नाम और दिया गया। तो इन्हें संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय रूप से कार्य करता है, तभी क्या होता है, जो बंध है किसी उद्दीपक के प्रति वो बनता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, ऑपरेंट थ्योरी वही है। ठीक है, कार्य कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ठीक है, वही है ये भी। उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि कार्य के बाद क्या हो रहा है, जो उद्दीपक है वो आ रहा है ना, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, उत्सर्जित अनुक्रिया कहा गया है। ठीक है, व्यवहारिक सिद्धांत कहा गया है, व्यवहार के द्वारा ही क्या मिल रहा है, उसको पुनर्बलन मिल रहा है। ठीक है, चलिए सिद्धांत का देख लेते हैं शिक्षा में उपयोग। देखिए स्किनर के सिद्धांत के शिक्षा में उपयोग क्या क्या है। छात्रों को समय समय पर पुरस्कार देना, जिससे अच्छे व्यवहार को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ठीक है, दूसरा है अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का सीमित उपयोग जरूरी है। ठीक है, केवल पुरस्कार देने से ही क्या होता है, बच्चे जो है वह नहीं सीखते हैं ना, कभी कभी किसी गलती पर उन्हें दंड देना भी आवश्यक है। अब दंड कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको मारना पीटना, है ना, कोई कार्य जो है वह घर के गृह कार्य दे रहे हैं तो अधिक दे दें, है ना, कि आज तुमने मिसबिहेव किया है तो आज तुम्हें कुछ अधिक कार्य मिल रहा है। ठीक है, किसी को मतलब कि क्लास के सभी बच्चों को अगर 2 प्रश्न दिए हैं तो उसको 4 प्रश्न दे दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर उसको 2-4 बार ऐसे ही 4-4 प्रश्न मिलेंगे तो खुद क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मुझे दंड मिल रहा है ना, तो मैं इस कार्य को दोबारा नहीं करूँगा। तीसरा है पुनर्बलन तत्काल देना, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं और कोई भी चीज़ को बच्चे से पूछ रहे हैं, है ना, तो बच्चा यदि सकारात्मक आंसर दे रहा है या नकारात्मक आंसर दे रहा है तो उसके व्यवहार के प्रति हमें क्या देना चाहिए, तुरंत ही क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए कि तुम सही हो या तुम गलत हो, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा पक्ष है उसको बच्चों के सामने रखना चाहिए। चलिए आगे है चौथा पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले शिक्षण फिर क्या होता है, अधिगम होता है ना। पहले शिक्षण फिर अधिगम, यानी कि पहले कार्य किया फिर उसको क्या मिला था, उद्दीपक मिला है ना, तो इसी आधार पर क्या कहा गया है, पहले शिक्षण दिया जाता है फिर क्या होता है, वह अधिगम होता है ना, यानी कि सीखता है। ठीक है, चलिए सन 1954 में इसी सिद्धांत की मदद से स्किनर ने क्या किया था, अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत की थी। ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वह क्या है, शिक्षण विधियों खासकर, है ना, हमारा जो टूल्स है ना, जो हम बच्चों के लिए उपयोग में लाते हैं, यानी कि कहेंगे आवश्यक सामग्री, तो आवश्यक सामग्री को ही, जो संबंधित आवश्यक सामग्री के अनुदेशन दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उसी को क्या कहा गया है, अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया है। यानी कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्रिया प्रसूत। देखिए क्रिया प्रसूत क्या है, वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, यानी कि उद्दीपक की जानकारी नहीं है ना। चूहे को सबसे पहले क्या किया गया था, बॉक्स में रख दिया गया था, उसको उद्दीपक नहीं दिया गया था, है ना, कोई खाना नहीं दिया गया था। उसने पहले क्या किया था, बिना उद्दीपक के ही उसने कार्य किया। ठीक है, तो बिना उद्दीपक के जो कार्य कर रहा है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत कहेंगे। ठीक है, यानी कि वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती और हम क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, क्रिया प्रसूत कहलाएगा। ठीक है, प्रकाशित अनुक्रिया। देखिए प्रकाशित अनुक्रिया किसने दिया है बोलेगा, तो पावलोव ने दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा हुआ है पावलोव को,
ठीक है। तो वहाँ अगर आपने पावलोव नहीं पढ़ा होगा तो पावलोव ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो पावलोव ने क्या किया था, प्रकाशित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, ठीक है। RSSR थ्योरी में होता है, यह उद्दीपक के सामने हो तो फिर अनुक्रिया होती है, यानी कि उद्दीपक पहले सामने रखो, फिर क्या करेगा, उसके प्रति प्राणी जो है वह क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशित अनुक्रिया कहेंगे। प्रकाशित यानी कि पहले भोजन जो है वह हमारी आंखों के सामने प्रकाशवान है ना, दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसके प्रति क्रिया करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाशित देख लिए, अब देखते हैं उत्सर्जित अनुक्रिया। तो उत्सर्जित अनुक्रिया यही है ना, इसको हम पढ़े ही हैं। उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो पहले अनुक्रिया होती है, फिर बाद में क्या होता है, उद्दीपक जो है वह आता है, यानी कि पहले रिस्पॉन्स करता है, फिर क्या करता है, स्टिमुलस आता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इसे RS थ्योरी, ठीक है। चलिए यहाँ से समाप्त होता है, जो स्किनर है समाप्त हो गया। अब हम आगे दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछें, इससे जो संबंधित MCQ है वो ज़रूर लाऊंगा, कम से कम 100 MCQ लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, मनोवैज्ञानिक पर